हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट बनते हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 19 दिसंबर, बी ऑप्शन है 21 दिसंबर, सी ऑप्शन है 18 दिसंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो देश भर में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह जो दिन है वो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो रामानुजन जी की 125वीं जयंती पर की गई थी, यानी कि रामानुजन जी की जब 125वीं जयंती थी उसी दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आगे अगर हम इसके बारे में अन्य पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था। रामानुजन के सम्मान में 2012 से हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर टिड्डी यानी कि लोकस्ट जो है, टिड्डी आप सभी लोग जानते हैं, उनके दल की गतिविधियों और व्यवहारों को अनुमान लगाने के लिए एक पूर्वानुमान उपकरण विकसित किया है। यानी इस उपकरण के द्वारा जो टिड्डी होती हैं उनकी जो भी गतिविधियां होती हैं, उनका जो भी बिहेवियर होता है, उनका अनुमान लगाया जा सकेगा, उनका पूर्वानुमान बताया जा सकेगा। तो ए ऑप्शन है WHO, बी ऑप्शन है FAO, सी ऑप्शन है इसरो और डी ऑप्शन है नासा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के वैज्ञानिकों ने FAO के साथ मिलकर टिड्डी दल की गतिविधियों और व्यवहारों का अनुमान लगाने के लिए एक उपकरण जारी किया है या एक उपकरण विकसित किया है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के वैज्ञानिकों ने टिड्डी दल की जो भी गतिविधियां होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, उसका अनुमान लगाने के लिए एक पूर्वानुमान उपकरण विकसित किया है। 83% से के आसपास की सटीकता वाला यह जो नया उपकरण है ये प्रजनन क्षेत्रों का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो जमीनी निगरानी के दौरान छूट जाते हैं। यानी जमीनी निगरानी के दौरान कुछ ऐसा होता है कि प्रजनन क्षेत्र में जब ये विकसित हो रहे होते हैं टिड्डे, तो वो ऐसे जब निगरानी होती है तो उसमें छूट जाते हैं, जबकि ये जो उपकरण विकसित किया गया है इसके द्वारा उनका भी पता लगाया जा सकेगा। टिड्डियाँ जो होती हैं ये सबसे खतरनाक प्रवासी कीट होते हैं जो कि बाहर से किसी भी तरीके से आते हैं और जो किसानों की विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरी की पूरी फसलों को खा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो 2019 से 2021 तक जो टिड्डी संकट का प्रभाव था उसके बारे में बात करें तब बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था टिड्डियों का। तो भारत के 10 राज्यों में लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की जो फसलें हैं वो इन टिड्डियों के द्वारा नष्ट कर दी गई थी। राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक नुकसान हुआ था, जिसमें क्रमशः 1,79,750 हेक्टेयर और 21,500 हेक्टेयर ये शामिल है। सुपर साइक्लोन अम्फान और लंबे समय तक चले मानसून के कारण यह संकट और गंभीर हो गया था तथा जो टिड्डियां थी वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे अभूतपूर्व क्षेत्रों में भी फैल गई थी और 2019 से 2021 तक काफ़ी ज़्यादा टिड्डियों का प्रभाव देखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं बीमस्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है वो किसके द्वारा आयोजित की गई? यानी कि इस बार की जो 24वीं बिम्स्टेक बैठक है वो किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है जापान।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी थाईलैंड के द्वारा इस बार की 24वीं बिम्स्टेक बैठक का जो आयोजन है वो किया गया। खासकर ये आयोजन वर्चुअली हुआ। अगर डिटेल में इसके बारे में हम बात करें तो 24वीं बिम्स्टेक जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक थी ये थाईलैंड के द्वारा आयोजित की गई। कब? 19 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका प्रतिनिधित्व किया। और बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो 1997 में बैंकॉक घोषणा के साथ स्थापित किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के बीच जो भी देश हैं उन देशों के साथ बहुआयामी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे हम बिम्स्टेक के बारे में जाने और बिम्स्टेक अगर फुल फॉर्म के बारे में जाने तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार ये देश इसके बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने AI सक्षम उपकरण का आविष्कार किया जो भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर के विशिष्ट पैटर्न की पहचान करता है? कैंसर के मामले में इस समय देखा जाए अगर करंट में जो वैक्सीन अभी विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई? तो रूस ने दावा किया है कि जो कैंसर की वैक्सीन है वो उसने बना ली है। अब एक और क्वेश्चन आया है कैंसर से, तो जो भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर के जो विशिष्ट पैटर्न है उनकी पहचान करने के लिए एक AI सक्षम उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ए ऑप्शन है एम्स दिल्ली, बी ऑप्शन है एम्स भोपाल, सी ऑप्शन है एम्स पटना और डी ऑप्शन है एम्स नागपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एम्स दिल्ली के द्वारा एक AI सक्षम उपकरण का जो आविष्कार है किया गया है। और ये जो उपकरण है ये भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके विशिष्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए सक्षम है। यह जो पहल है वो एम्स दिल्ली की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाना और मृत्यु दर को कम करना है। बात करें AI में 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की सरकार की प्रमुख योजना के तहत ये पहली योजनाओं में से या पहली परियोजनाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है नोएडा और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। और नोएडा में कहां पर? तो नोएडा का जो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, वहां पर इसे बनाया जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। इसके द्वारा 2 लाख टन माल हर साल भेजा जाएगा, यानी कि जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तब इसके द्वारा 2 लाख टन जो माल है वो हर साल भेजा जाएगा। साथ ही साथ नोएडा एयरपोर्ट पर 80 एकड़ की जो जमीन है वहां पर ये बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों का जो सामान होगा वह भी कार्गो के माध्यम से पहुंचाया जा सकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है राजकोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह यानी डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। आगे इसके बारे में हम जाने तो बात करें नेशंस फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई, चेन्नई में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो भारत ने चेन्नई में अपना पहला मधुमेह बैंक जो है वो खोला है, स्थापित किया गया है। इस जैव बैंक का जो लक्ष्य है वो मधुमेह में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी डायबिटीज के बारे में और अधिक जो शोध है वो किए जा सकेंगे और विभिन्न प्रकार की जो इलाज है जो वो भी इसके द्वारा पता लगाया जा सकेगा। मेडिसिन जो होंगी उनका भी पता लगाया जाएगा। बायो बैंक का जो विवरण तथा इसकी स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य है वो हाल ही में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित भी किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें 3 देश मिलकर के हिस्सा लेते हैं, डेजर्ट नाइट। तो इस बार भारत, फ्रांस और किस देश के बीच में हुआ? तो ए ऑप्शन है USA, बी ऑप्शन है UAE, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत, फ्रांस और UAE के बीच
अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किया गया। आगे अगर जो हम बात करें इसके बारे में, तो भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया। इसका जो उद्देश्य है वो तीन देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना और जटिल युद्ध परिस्थितियों में संयुक्त संचालन क्षमता सुधारना है। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास है जो कि 2012 में इसको शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य देश बना? यानी 12वां सदस्य ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का कौन सा देश बन गया है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ब्रिटेन है ये 12वां सदस्य बना है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया। इसके अंतर्गत इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी शामिल है। ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला, वैसे तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये 12वां सदस्य बना है, लेकिन यूरोप में अगर देखा जाए तो ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसमें जो 12 सदस्य देश शामिल हैं उसके अंतर्गत ब्रिटेन जो कि 12वां है, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली, ये सभी देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पक्षी विविधता पर सर्वेक्षण किया गया? तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम राज्य में पक्षी विविधता पर सर्वेक्षण हाल ही में भी किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में असम में पक्षी विविधता पर सर्वेक्षण किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। तो असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों में फैले बोर्डोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य में इसको सर्वेक्षण इसका किया गया। ये लखीमपुर जिला है, तो ये आप यूपी में बस समझिएगा, ये असम का लखीमपुर जिला है। और इस सर्वेक्षण का जो प्रकाशन है वो जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा में किया गया है। इस सर्वेक्षण की बात की जाए तो ये अक्टूबर 2022 और मार्च 2024 के बीच जो BBBS में 154 दिनों का जो ये सर्वेक्षण था वो सर्वेक्षण आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में डींगा वायरस फैला हुआ है? यानी कि कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है जहां पर एक नया वायरस आया है, डींगा वायरस। कई सारे वायरस हैं जो फैल रहे हैं, इसमें से एक ये भी है, नाम इसका है डींगा वायरस। ये कौन से अफ्रीकी देश में फैला है? तो ए ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है नामीबिया, सी ऑप्शन है युगांडा और डी ऑप्शन है केन्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युगांडा जो कि अफ्रीकी देश है वहां पर डींगा वायरस फैल गया है। बात करें तो युगांडा में फैला है डींगा वायरस और इसमें क्या होता है, तेज कपकपी के साथ मरीज जो मरीज हैं वो नाचने लगते हैं। नाचने लगने का मतलब क्या है अभी आगे हम बताएंगे कि हाल ही में अफ्रीकी देश युगांडा में डींगा वायरस फैल गया है। इसमें 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं अब तक। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं, यानी इससे संक्रमित होने वालों में अगर संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां इससे संक्रमित हुई हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर युगांडा के बूंदी बग्यो जिले में देखने को मिला है। इसमें क्या होता है, कपकपी इतनी तेज होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जो मरीज है वो नाच रहा हो, यानी कि जो बॉडी है वो इतनी तेज से कपकपाहट शुरू हो जाती है कि दूर से देखने पर यही लगेगा कि जो ये मरीज है वो नाच रहा है। इसीलिए इसको डींगा वायरस नाम रखा गया है। और इस वायरस के बारे में सबसे पहली बार वर्ष 2023 में इसको पता चला था सबसे पहली बार, और अभी जो हाल ही में युगांडा में इसको फैलने की जो बात है वो की गई है और 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।